हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, अपने कर रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र, जिसमें अपने जो लास्ट पार्ट्स अपलोड किए जितने भी, उनमें अपने एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल की संरचना माउथ से लेकर एनस तक वो कंप्लीट कर ली थी। अब पाचन तंत्र का जो दूसरा पार्ट है एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, सहायक पाचक ग्रंथियाँ, आज अपने उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक, सहायक पाचक ग्रंथियाँ। देखिए, मानव पाचन तंत्र से रिलेटेड जो पाचक ग्रंथियाँ हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। लार ग्रंथियाँ, सलाइवरी ग्लैंड्स, सेकंड नंबर पर यकृत या लिवर, और थर्ड अग्नाशय या पेनक्रियाज। इन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो में जब अपने आउटलाइन देखी थी डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो मैंने बता दिया था कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं इनकी उत्पत्ति जो है वो एंडोडर्मल होती है। मतलब ये कौन सी जर्म लेयर से इनकी फॉर्मेशन होती है? एंडोडर्म से होती है। तो बार बार यहाँ ये लिखने की ज़रूरत अपने को नहीं है। जो पाचक ग्रंथियाँ हैं उनकी उत्पत्ति जो है वो भ्रूणीय एंडोडर्म से होती है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें अपने लार ग्रंथियों की, सलाइवरी ग्लैंड्स की, तो लार ग्रंथियाँ जो मनुष्य में हैं वो 3 जोड़ी पाई जाती हैं, 3 पेयर्स होती हैं। ठीक है, और इनका स्त्राव जो है, जो ये सिक्रिएट करती हैं, उसको कहा जाता है सलाइवा या उसको कहा जाता है लार बोलते हैं अपने। और मनुष्य जो है वो एक दिन में लगभग 1000 से 1500 ml यानी 1 से 1.5 लीटर जो है वो सलाइवा सिक्रिएट करता है। ठीक है, सलाइवा की जो पीएच की वैल्यू होती है वो होती है 6.8, यानी ये कैसा होता है नेचर में? ये हल्का अम्लीय होता है। ठीक है, अगर बात करें अपने सलाइवा के संगठन की कि सलाइवा में कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं वो मौजूद होते हैं, तो सलाइवा का जो 99% भाग है वो तो वाटर होता है, जल होता है, और बाकी का जो 1% भाग है सलाइवा में, उसमें ये पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एक एक करके अपने इनको देखते हैं और साथ ही साथ इनके फंक्शन भी अपने को पता होने चाहिए। सबसे पहला, एक तो इसमें 1% भाग जो है इसमें पाया जाता है लारिया एमाइलेज, इसको टाइलिन भी कहा जाता है। ये एंजाइम है, इसको टाइलिन भी कहा जाता है। अब इस टाइलिन का या लारिया एमाइलेज का काम क्या होता है कि ये मुख गुहा के अंदर, कि मैंने आपको बताया था कि पाचन जो है वो मुख गुहा बकल कैविटी में शुरू हो जाता है, और लार ग्रंथियां लार का स्त्राव कहाँ पर करेंगी? मुख गुहा के अंदर करेंगी। तो ये टाइलिन एंजाइम जो है जो लार में पाया जाता है, ये स्टार्च का पाचन करता है। किसका डाइजेशन करता है? ये स्टार्च का। अब आगे बनेगा क्या, ये अपने डाइजेशन के अंदर देख लेंगे वहाँ पर। सेकंड थिंग जो है, सेकंड कंपोनेंट जो है सलाइवा के अंदर वो होता है लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम जो होता है ये जीवाणुनाशी होता है। हमारे आंसुओं में भी पाया जाता है ये लाइसोजाइम, और ये लाइसोजाइम जीवाणुनाशी बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करता है। साथ ही साथ यहाँ पर पाई जाती है इसमें श्लेष्मा, म्यूकस, जिसमें म्यूसिन वगैरह होता है, और ये श्लेष्मा जो है ये भोजन को लसलसा बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, एक यहाँ पर प्रेजेंट होता है थायोसाइनेट। ये थायोसाइनेट भी क्या होता है? रोगाणुनाशी होता है। भोजन के साथ आए हुए जो एंटीजेंस हैं, रोगाणु हैं, उनको ये नष्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ यहाँ पर इम्यूनोग्लोबिन ए भी कुछ मात्रा में पाया जाता है लार में। कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं लार के अंदर, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयंस। तो ये सलाइवा का संगठन है, लार का संगठन है। ठीक है, ये कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 99% जो है वो वाटर होता है, और बाकी 1% भाग में ये कंपोनेंट होते हैं, और इनके जो मेन के फंक्शन है वो भी आपको यहाँ पर बता दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चों, मैंने आपको बताया कि लार ग्रंथियाँ जो है वो 3 जोड़ी पाई जाती है। ठीक है, ये एक चार्ट बना हुआ है आपके सामने, इसमें आपको सारी की सारी इन लार ग्रंथियों से रिलेटेड जो बातें हैं वो इसी चार्ट के थ्रू आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ जो है वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो पहली जो है वो है पैरोटिड, इसको कहा जाता है कर्णपूर्व लार ग्रंथि। ठीक है, सेकंड जो है इसको बोलते हैं सब मैग्जिलरी, या इसका एक और भी नाम होता है भी, इसको सब मैंडिब्यूलर भी बोलते हैं। सब मैग्जिलरी या इसको सब मैंडिब्यूलर भी कहते हैं। हिंदी में अधोहनु या अधोजंबी का ऐसा कुछ नाम होता है इसका एक और। तीसरा जो है वो है सब लिंगुअल मतलब अधोजिह्वा। ठीक है, तो ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। एक जोड़ी ये होगी, एक पैर ये होगी, और एक पैर ये वाली होगी। अब ये सबसे पहले तो इनकी बात करें एक एक में। जो पैरोटिड है ये स्थित कहाँ पर होती है? उपस्थिति यानी कि कहाँ पर है इसकी? तो ये कानों के आगे थोड़ा और नीचे
पाई जाती है। इसको डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। डायग्राम अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए ये बातें इंपॉर्टेंट है। तो पैरोटिड जो है वो कहाँ पाई जाती है? कानों के नीचे पाई जाती है। आकार की बात करें तो ये आकार में सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि नहीं है, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। अब ये जिस नलिका द्वारा आके अपने स्थान पर खुलेगी उस नलिका को कहा जाता है डक्ट ऑफ संटेशन या संटेशन की नलिका। और ये खुलेगी कहाँ पर नलिका द्वारा? इसके खुलने का जो स्थान होता है, ये पाई तो कानों के पास दोनों, एक लेफ्ट कान के जो नीचे पाई जाएंगी और एक राइट कान के नीचे पाई जाएंगी, राइट ईयर के। लेकिन वहाँ से नलिका द्वारा आकर खुलेंगी कहाँ? ऊपरी जबड़े के जो इंसीजर्स होते हैं, यानी कि जो लेफ्ट वाली है वो लेफ्ट साइड की और जो ऊपरी जबड़े का इंसीजर है वहाँ खुल जाएंगी, और जो राइट वाली हैं वो राइट वाली साइड के इंसीजर जो हैं वहाँ पर आके खुलती हैं। कौन सी नलिका द्वारा खुलती हैं? संटेशन की नलिका द्वारा खुलती हैं। अगर बात करें ये कितनी लार का स्राव करेगी, तो जितना ह्यूमन एक दिन में कुल लार स्रावित करता है 1 से 1.5 लीटर, उसका 25% भाग जो है वो पैरोटिड या कर्ण पूर्व जो लार ग्रंथि है इसके द्वारा स्रावित किया जाता है। ओके, तो ये बातें हुई किसके बारे में? पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। सेकंड अपने बात करें सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर कहा जाता है जिसको। सबसे पहले इसकी उपस्थिति देखें, पाई कहाँ जाती है? तो अपना जो ऊपरी जबड़ा है और एक अपना जो निचला जबड़ा है उसका पीछे की ओर जो जोड़ है, जहां पर बिल्कुल पीछे ऊपरी जबड़ा और नीचे जबड़े का जो जोड़ है वहां पर ये स्थित होती हैं। इनका आकार जो है ये मध्यम आकार की लार ग्रंथियां हैं, यानी ना तो सबसे बड़ी है ना सबसे छोटी हैं। जिस नलिका द्वारा खुलेंगी उन नलिकाओं को कहा जाता है वॉर्टन्स की नलिकाएं। और सबसे खास बात, ये नलिकाओं की लंबाई जो है वो सबसे अधिक होती है। वॉर्टन्स की नलिकाओं की लंबाई सभी लार ग्रंथियों की जो नलिकाएं हैं उनमें सबसे अधिक जो लंबाई है वो वॉर्टन्स की नलिकाओं की होती हैं। खुलती कहाँ पर है? ये निचला जबड़ा जो है अपना, उसके जो प्री मोलर्स हैं उनके पास इनकी ओपनिंग होती है। पहले वाली की ऊपरी जबड़े के इंसीजर्स के पास थी, सब मैक्सिलरी की निचले जबड़े के प्री मोलर्स जो दांत हैं उनके पास इनकी ओपनिंग होती है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा मात्रा में लार का स्राव करती हैं। लगभग 70% जो लार है वो सब मैक्सिलरी इनके द्वारा स्रावित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे नंबर पर है सब लिंगुअल अधोजिह्वा। ये नाम से ही पता लग रहा है जिह्वा मतलब टंग से रिलेटेड है, तो ये पाई कहाँ जाएंगी? जिह्वा के नीचे होंगी। सबसे छोटी लार ग्रंथियाँ पूछे तो सब लिंगुअल अधोजिह्वा है। इनकी जो नलिका होती है वो रिविनस होती है, और ये रिविनस नलिका जो है ये सबसे छोटी होती है लंबाई में। इसका कारण है क्योंकि ये ग्रंथियां जिह्वा के नीचे तो पाई जाती हैं और वहीं पर ही इनकी क्या होती है? ओपनिंग होती है। तो बिल्कुल छोटी सी नलिका होती है रिविनस की नलिका, और ये कुल लार का सिर्फ 5% भाग जो है वो स्रावित करती हैं। ठीक है, तो ये तीनों ग्रंथियों के बारे में, तीनों प्रकार की जो लार ग्रंथि हैं उनके बारे में बातें थी। ये होपफुली आपको इजीली यहाँ से ये समझ याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा डायग्राम से आप देख लो। डायग्राम इतना अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए, ये है टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, जिसमें ये वाली जो है कान के नीचे इसको कहा जाता है पैरोटिड ग्लैंड्स, और जिस नलिका द्वारा ये खुल रही है आके ये वाली, ये है डक्ट ऑफ संटेशन। ठीक है, सेकंड। उसके बाद बात करें तो ये वाली जो है सब लिंगुअल ये जिह्वा के नीचे पाई जाने वाली ये वाली, और ये जिन डक्ट्स के द्वारा खुलती है उसको कहा जाता है डक्ट ऑफ रिविनस। और लास्ट सेकंड नंबर पर जो वैसे की थी वहाँ आपने सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ये वाली, और ये जो है ये दोनों जबड़ों के जोड़ पर स्थित होती हैं, और ये जिस नलिका द्वारा आकर नीचे वाले प्रीमोलर्स में खुलती हैं तो उसको कहा जाता है डक्ट को डक्ट ऑफ वॉर्टन्स या वॉर्टन्स डक्ट। और ये डक्ट जो है लंबाई में सर्वाधिक बड़ी होती है, और रिविनस की डक्ट जो है जो सब लिंगुअल से निकली थी रिविनस की, वो सबसे छोटी होती है लंबाई में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी अपने लार ग्रंथियों के बारे में जो जो बातें अपने को पता होनी चाहिए। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, और ऊपर जो बातें बताएगी पीएच कितनी होती है, कौन कौन से एंजाइम्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट हैं, संगठन क्या है, ये सारी बातें आपको लार ग्रंथियों के बारे में याद रखनी है। अब सेकंड नंबर पर जो ग्रंथि आती है पाचक ग्रंथि, वो है यकृत या लिवर जिसको कहते हैं अपने। तो सबसे पहली बात लिवर के बारे में कि ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक तो
दूसरा, ये हमारे शरीर का सबसे मुख्य उपापचय अंग है। उपापचय मतलब जितनी भी अपने बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उन सभी से रिलेटेड जो काम हैं वो किसके हैं, लिवर यकृत के हैं। ठीक है, इसकी उत्पत्ति एंडोडर्म से ही होती है। ये स्टार्टिंग में बताया था आपको कि पाचक ग्रंथियां जो हैं वो एंडोडर्मल होती हैं। पाई कहाँ जाती हैं, डायफ्राम के नीचे राइट साइड। डायफ्राम जो श्वसन तंत्र से रिलेटेड है उसके नीचे ये हमारी ह्यूमन बॉडी में राइट साइड यानी दाईं बाह की ओर पाई जाती हैं। अगर बात करें इसके वजन की तो इसका भार जो है वो 1.2 से 1.5 kg होता है, 1.5 किलोग्राम होता है। अब जब इसकी संरचना की बात करते हैं अपने, तो ये मुख्यतः दो पालियों की बनी होती हैं। एक है दाईं यकृत पाली और सेकंड है बाईं यकृत पाली, यानी लेफ्ट लोब और राइट लोब। लेकिन इसके अलावा भी इसमें दो और लोब्स पाई जाती हैं जिनको कहा जाता है क्वाड्रेट और कॉडेट। अब कई बच्चे ये सोच लेते हैं कि ये अलग से पालियां हैं। नहीं बच्चों, ये क्वाड्रेट और कॉडेट जो है ये कौन सी पाली के भाग हैं, दाईं पाली के ही भाग हैं। दाईं पाली आगे पुनः डिवाइड है, उसी के ये भाग हैं। तो ये अलग से पालियां नहीं हैं, मुख्यतः दो ही पालियां होती हैं, एक दाईं पाली होती है ह्यूमन में और एक बाईं पाली। दाईं पाली जो है वो साइज में आकार में बड़ी होती है, जबकि बाईं पाली जो है वो आकार में छोटी होती है। ठीक है, उसके बाद एक चीज याद रखना कि दाईं पाली और बाईं पाली आपस में जिस लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है उस लिगामेंट का नाम होता है फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये भी आपने डायग्राम करेंगे तो वहां पर अपने को पता लग जाएगा। ठीक है, फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट के द्वारा दाईं पाली और बाईं पाली आपस में जुड़ी रहती हैं। और क्या खास बात है इसके बारे में, दाईं पाली जो है उसके पास हरे रंग का एक संरचना पाई जाती है छोटी, जिसको कहा जाता है गॉल ब्लैडर या पित्ताशय। पित्ताशय क्या काम करता है, लिवर फॉर्मेशन करता है पित्तरस की, बाइल जूस की, उसको स्टोर करने का काम जो है वो पित्ताशय करता है। ये अपने आगे अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे पित्ताशय जो है वो गॉल ब्लैडर में संचित होता है। ठीक है, अब देखो यकृत की संरचना। ये लिवर की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये जो पाली है ये वाली, ये बाईं यकृत पाली है, ये वाली जो है ये दाईं यकृत पाली है। ठीक है, इसके दाईं यकृत पाली में दो पुनः और पालियां हैं, ऊपर की ओर ये क्वाड्रेट पाली है ये वाली, और ये नीचे की ओर जो है ये कॉडेट पाली है। ठीक है, अब ये रेड कलर में जो दिख रहा है ये लिखा हुआ है फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट। इसके द्वारा बाईं यकृत पाली और दाईं यकृत पाली आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक है, इसी के दाईं यकृत पाली के पास एक संरचना प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है पित्ताशय। ऑर्गन जो है ये पित्ताशय निर्माण तो पित्तरस का करेगा यकृत, और यकृत की कौन कौन सी पालियां, बाईं यकृत पाली और दाईं यकृत पाली, जो अपनी अपनी ओर की जो यकृत वाहिनियां हैं इनके द्वारा पहले अपनी अपनी ओर की और फिर कॉमन बनाएंगी एक सह यकृत वाहिनी, उसके द्वारा गॉल ब्लैडर में पित्ताशय में इसको संचित किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक ध्यान रखना बात, ये बता ही दिया वैसे तो आपको कि पित्तरस का निर्माण जो है वो लिवर करता है, लेकिन इसका स्टोर जो है वो पित्ताशय में किया जाता है। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ बातें आपको पीछे भी बता दी मैंने कि सबसे पहले तो जो बाईं यकृत वाहिनी और दाईं यकृत वाहिनी ये मिलकर एक कॉमन हिपैटिक डक्ट या सामान्य यकृत वाहिनी का निर्माण करती हैं। ये सामान्य यकृत वाहिनी इधर से पित्त वाहिनी के साथ मिलती है और फिर इसका नाम हो जाता है सहपित्त वाहिनी। अब ये जो सहपित्त वाहिनी है इसका एक और भी नाम है, इसको डक्ट ऑफ कॉलेडोकस या कॉलेडोकस की नली भी कहा जाता है। फिर से सुनिए, सबसे पहले क्या हुआ, एक तो लेफ्ट पार्ट से जो यकृत वाहिनी आई और एक आई राइट पार्ट से यकृत वाहिनी, इन दोनों ने मिलकर एक सामान्य यकृत वाहिनी का निर्माण किया। ठीक है, अब ये सामान्य यकृत वाहिनी जो है ये मिलेगी पित्त वाहिनी के साथ। पित्त वाहिनी के साथ मिलकर इन्होंने क्या बनाया, सहपित्त वाहिनी, और ये सहपित्त वाहिनी जो है इसी का एक नाम है कॉलेडोकस नली। और यही सहपित्त वाहिनी जो है ये अग्नाशय वाहिनी के साथ मिलकर खुलती है ग्रहणी वाले भाग में। ये अपने पीछे वाले जो टॉपिक किया है उसमें अपने डिस्कस कर लिया था। तो ये है यकृत की संरचना। अब नेक्स्ट ये यकृत की बाह्य संरचना की बात है कि जो जो उसमें पार्ट्स मेनली प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट अपने बात करें अगर यकृत की औतिकी की, या उसको अपने ये कहें कि यकृत की आंतरिक संरचना में कौन कौन से भाग प्रेजेंट होते हैं, तो वो देखिए। सबसे पहले यकृत जो है वो आंतरिक रूप से कई पॉलीगोनल यकृत पिंडकों
यकृत पिंड या इसको बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स से मिलकर बना होता है। इस एक हिपैटिक लोब्यूल्स की अपने स्ट्रक्चर देखेंगे। ये हिपैटिक लोब्यूल्स जो होते हैं या यकृत पिंडक जो होते हैं, इनको यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है ये लिवर की। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो यकृत पिंडक या हिपैटिक लोब्यूल्स को यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ओके, अब अगर स्ट्रक्चर देखें अपने इस हिपैटिक लोब्यूल्स की, तो हिपैटिक लोब्यूल्स की स्ट्रक्चर के अंदर अपने को सारी थ्योरी के अंदर वो लिखी हुई बातें मिलेंगी आपको, लेकिन डायग्राम, ये डायग्राम ड्रॉ भी करना है और अपने इसी से बहुत सारी चीज़ें जो है वो याद भी हो जाएंगी। अगर बात करें अपने यकृतीय पिंडक की या हिपैटिक लोब्यूल की, तो इसके बाहर की ओर स्योंजी ऊतक का ये जो दिख रहा है, ये स्योंजी ऊतक का आवरण पाया जाता है। इस आवरण को कहा जाता है ग्लीसन कैप्सूल। सबसे पहली बात ये याद रखनी है। प्रत्येक, ये बहुत सारे होंगे एक यकृत के अंदर, और यकृत पिंडक के चारों ओर जो स्योंजी ऊतक का आवरण पाया जाएगा उसको कहा जाता है ग्लीसन कैप्सूल। ओके, सेकंड थिंग, अब सेकंड बात, इसके अंदर अरीय परतों के रूप में, अरीय मतलब ये तिरछी जो बन दिख रही है आपको, इस प्रकार लड़ियों के रूप में कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन कोशिकाओं को कहा जाता है हिपेटोसाइट्स, या इनको लिवर सेल्स भी बोलते हैं। हिपेटोसाइट्स कहते हैं या इनको लिवर सेल्स कहते हैं। अब ये तो हिपेटोसाइट तो ये एक कोशिका का नाम है। अब ये कोशिकाएं एक साथ जुड़कर ऐसे प्रकार लड़ियां बना रही हैं। जब ये एक साथ लड़ियां बनाएंगी तो इस पूरी संरचना को कहा जाता है हिपैटिक कोर्ड। क्या कहा जाता है? हिपैटिक कोर्ड। यानी इस पूरी लड़ी को तो हिपैटिक कोर्ड कह दिया, जितनी भी लड़ियां हैं ये। और इस लड़ी की एक कोशिका जो है वो क्या कहलाती है? हिपेटोसाइट या लिवर सेल्स कहलाती हैं। मींस हिपेटोसाइट्स मिलकर हिपैटिक कोर्ड की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, अब हिपेटोसाइट्स के बारे में एक और फंक्शन आपको याद करना है। हिपेटोसाइट्स एक तो फॉर्मेशन करेंगी बाइल जूस की, यानी कि पित्तरस का निर्माण अपने बताया था कि यकृत करता है, तो पित्तरस का निर्माण यहाँ पर हिपेटोसाइट्स करती हैं। दूसरा, ये ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखती हैं। अपने फंक्शन में देखेंगे कि एक्स्ट्रा जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लूकोज होता है ह्यूमन में, उसको ग्लाइकोजन में यकृत बदलता है और उसको स्टोर करके अपने अंदर रखता है। तो वो स्टोर करने वाली जो सेल्स हैं वो कौन होती हैं? हिपेटोसाइट्स होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको ये जो लड़ियां दिख रही है अरीय रूप में हिपैटिक कोर्ड, इनके बीच में ये वाले जो स्थान हैं ये खाली दिख रहे होंगे। इन खाली स्थानों को कहा जाता है सिरापात्र या कहा जाता है साइनोसॉइड। और इस साइनोसॉइड या सिरापात्र जो है, इनमें दो तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। एक तो बिल्कुल जो लगी होती हैं हिपेटोसाइट्स के साथ, ये दिख रही है, इनको कहा जाता है फैट स्टोर सेल, यानी कि ये वसा का संग्रह करने वाली कोशिकाएं होती हैं। और एक ये बीच में ये वाली दिख रही होंगी रेड कलर में बनी हुई बहुत सारी, ये होती हैं कुफुर सेल्स। और कुफुर सेल्स जो हैं ये फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं, बक्षकाणु प्रकृति की होती हैं। और इनका काम होता है जो डेड आरबीसी होती है, मृत आरबीसी होती है, उनको भक्षण कर देना, उनका भक्षण करके नष्ट कर देना। और जब आरबीसी टूटती है, मरी हुई आरबीसी टूटती है, तो उसी के साथ अपने जानते हैं कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन के टूटने से पित्त वर्णक बनते हैं, पीले रंग के वर्णक बनते हैं दो। एक का नाम होता है बिलीरुबिन और दूसरे का नाम होता है बिलीवर्डिन। ये अपने आगे थ्योरी में भी आ जाएगा और थोड़ा डिटेल में वहाँ पर अपने इसके बारे में बात करेंगे। अपने सिर्फ यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि जो हिपेटोसाइट्स की ये लड़ियाँ हैं हिपैटिक कोर्ड की, उनके बीच के जो खाली स्थान है उनको सिरापात्र या साइनोसॉइड्स कहते हैं। और इनमें पाई जाती हैं एक तो फैट स्टोर सेल्स और दूसरी पाई जाती हैं कुफुर सेल्स। फैट स्टोर सेल्स का काम है फैट को स्टोर करना और कुफुर सेल्स का काम है मृत आरबीसी का भक्षण करना। उसके बाद नेक्स्ट जो संरचना अपने को इससे पता होनी चाहिए, ये जो साइनोसॉइड्स हैं सारे के सारे, ये अंदर की ओर मिलकर एक इस प्रकार की एक गोल केंद्रीय संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको कहा जाता है केंद्रीय सिरा, सेंट्रल वेन कहा जाता है इसको। इसका भी काम अब आगे अपने आ जाएगा। उसके बाद लास्ट जो स्ट्रक्चर इसके बारे में अपने को पता होनी चाहिए, एक तो ये होनी चाहिए कि ये जो हिपेटोसाइट्स हैं, ये हिपेटोसाइट्स कोशिकाएं लिवर सेल्स जो हैं, इनके बीच में जो खालिस्तान है, ये कोशिकाओं के बीच में जो खालिस्तान पाए जाते हैं उनको कहा जाता है बाइल कैनालिकुलाई। ओके, फिर से सुनिए, ये जो एक पर तो ये हुई
दूसरी परत ये हुई। इन कोशिकाओं के बीच में खालिस्तान प्रेजेंट होते हैं, हिपेटोसाइट्स कोशिकाओं के बीच बीच में खालिस्तान प्रेजेंट होते हैं और वो खालिस्तान मिलकर फॉर्मेशन करते हैं किसकी, बाइल कैनेलिकुलाई की। अब इनका भी काम आगे अपने देखेंगे जब थ्योरी में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट, हरेक जो यकृतीय पिंडक है उसके जो किनारे हैं ये वाले, वहाँ पर कुछ संरचनाएं, 3 के समूह में ये संरचनाएं प्रेजेंट होंगी, यानी 3 का ग्रुप होगा। अब कौन कौन से होंगे यहाँ पर ये संरचनाएं, एक तो यहाँ पर पाई जाएगी यकृत निवाहिका शिरा की शाखा, ये जो यानी यकृत निवाहिका शिरा जो है उसकी ब्रांच एक यहाँ पर खुलेंगी, क्योंकि ये बहुत सारे पिंडक हैं तो सभी पिंडकों में यकृत निवाहिका शिरा जो है, वेंस जो हैं उसकी ब्रांच यहाँ पर खुलती हैं। एक यहाँ पर खुलेगी यकृत धमनी की शाखा, हिपैटिक आर्टरी की शाखा ब्रांच, और एक यहाँ पर खुलती है आंतरपिंडिकीय यकृत वाहिनी। अब इनका काम क्या है, आंतरपिंडीय यकृत वाहिनी क्या होती है, ये भी अपने आगे थ्योरी के अंदर देख रहे हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर से बातें थी रिलेटेड, जिसके बारे में गिल्सन कैप्सूल क्या होता है, संयुजत्तक आवरण, हिपेटोसाइट्स क्या होती हैं, कुफुर सेल्स का क्या काम है, शिरापात्र क्या होते हैं, फैट स्टोर सेल्स क्या होते हैं, और ये जो तीनों संरचनाएं हैं इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है पोर्टल ट्राइड, या इसको बोलते हैं निवाहिका त्रिक कहा जाता है, और बीच में एक केंद्रीय शिरा होती है। ये इन सभी के काम जो है अभी अपने आगे थ्योरी में आपको बता देंगे। और एक साथ में आपको बताया बाइल कैनेलिकुलाई, इसका क्या काम होता है ये भी अभी अपने आगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड जो थ्योरी में पढ़ना है अपने को, कुछ बातें तो आपको यहीं से समझ आ ही गई होंगी डायग्राम से, बाकी यहाँ पता लग जाएंगी। यकृतीय पिंडक के चारों ओर संयुजत्तक का आवरण पाया जाता है जिसको बोलते हैं ग्लिसन कैप्सूल, ओके। प्रत्येक पिंडक में लिवर सेल्स या हिपेटोसाइट्स की अरिय यानी तिरछी कतारें पाई जाती हैं, और उन कतारों को कहा जाता है हिपैटिक कोर्ड, यानी एक तो सेल थी और सेल्स मिलकर जो कतारें बनाती हैं उनको बोलते हैं हिपैटिक कोर्ड। हिपैटिक कोर्ड के बीच के जो खालिस्तान होते हैं उनको कहा जाता है सिरापात्र या साइनोसॉइड, जिसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, एक तो कुफुर सेल्स बताया था और सेकंड होती हैं फैट स्टोर सेल्स, फैट को स्टोर करने वाली सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ओके। नेक्स्ट, कुफुर कोशिकाएं जो हैं ये मृत आरबीसी का भक्षण करती हैं, डेड आरबीसी का भक्षण करती हैं, तो इसीलिए ये फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं, भक्षकाणु प्रकृति की होती हैं। और जब मृत आरबीसी टूटती हैं तो इनका हीमोग्लोबिन टूटने से बनते हैं पित्तवर्णक, ये पित्तवर्णक पित्तरस में पाए जाते हैं, और ये पित्तवर्णक होते हैं बिलीरुबिन, और सेकंड का नाम होता है बिलीवर्डिन। अब आपने एक डिजीज सुनी होगी जॉर्डियंस, जिसको पीलिया बोलते हैं अपने। पीलिया डिजीज में अपने देखा होगा कि जो अपनी स्किन का कलर है, आंखों का कलर है, वो ज़्यादा येलो कलर का हो जाता है। तो इसका रीज़न ये है बच्चों कि जब, और पीलिया डिजीज जो है वो यकृत से संबंधित है, यकृत की अब नॉर्मलिटी है ये, ठीक है, अपसामान्यता है। तो उस कंडीशन में ये यकृत की जो कुफुर सेल्स होती हैं ये मृत आरबीसी के साथ साथ जो लिविंग आरबीसी है उसका भी भक्षण करने लगती हैं, और जब लिविंग आरबीसी का भक्षण करेगी तो ज़्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन टूटेगा, जिससे ज़्यादा मात्रा में पित्तवर्णक बनेंगे, और हमारे रक्त में बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण हमारी जो स्किन है, हमारी जो आंखें हैं, नेल्स हैं, ये येलो कलर के हो जाते हैं। और अगर लंबे समय तक ऐसा होता रहेगा तो आरबीसी टूटती रहेगी और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ओके, ठीक है। अब देखिए आगे, अब मैंने आपको बताया था कि जो खालिस्तान थे जिनको अपने बोला था साइनोसॉइड्स, अब यहाँ पर इसको अपने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लेंगे, यहीं से आपको ये समझ आ जाएगा इजीली। देखिए साइनोसॉइड्स जो हैं ये खुलते हैं केंद्रीय शिरा में, बीच का जो खालिस्तान था जिसको बोला था अपने केंद्रीय शिरा। अब केंद्रीय शिरा तो अपने जो डायग्राम में देखा था वो एक हिपैटिक लोब्यूल की थी, एक यकृत पिंडक की थी। मैंने आपको बताया था कि एक यकृत में बहुत सारे ऐसे यकृत पिंडक होते हैं, तो सभी यकृत पिंडकों की जो केंद्रीय शिराएं हैं वो आपस में मिलेंगी और यकृतीय शिरा का निर्माण करेंगी, हिपैटिक वेन की फॉर्मेशन करेंगी। और ये हिपैटिक वेन जो है ये लिवर से जब बाहर आएगी तो ये प्रवेश करेगी इंफीरियर वेना कावा के अंदर, और ये इंफीरियर वेना कावा के बारे में जब अपने सर्कुलेटरी सिस्टम वाला टॉपिक करेंगे तो वहाँ फिर से बताएंगे। वैसे इससे रिलेटेड जो अपलोड वीडियो है वो मैंने किया है सर्कुलेटरी सिस्टम से, तो वहाँ भी बताया था कि इंफीरियर वेना कावा क्या होती है। फिर भी मैं बता दूँ कि
शोल्डर और उससे ऊपर के भागों से जो अशुद्ध रक्त को लेके आती है वो सुपीरियर वेना कावा होती है, और इससे नीचे के जो भागों से लेके आती है वो इंफीरियर वेना कावा होती है। और इंफीरियर वेना कावा यहाँ से अशुद्ध रक्त को लेके चलेगी और दाएं आलिंद में छोड़ के आती है, यानी इसकी ओपनिंग जो होती है वो हार्ट के दाएं आलिंद में होती है। ठीक है। अब सेकंड थिंग मैंने आपको बताया कि हिपेटोसाइट्स जो हैं ये फॉर्मेशन करती है किसकी, बाइल जूस की, पित्तरस की। अब ये और हिपेटोसाइट्स के बीच के जो खाली स्थान थे जिनको आपने क्या बोला था, जिनको आपने कहा था बाइल कैनेलिकुलाई। ठीक है। तो ये हिपेटोसाइट्स बाइल जूस को डाल देगी किसके अंदर, उन बीच के खाली स्थानों को जिनमें कहा जाता है बाइल कैनेलिकुलाई। अब ये बाइल कैनेलिकुलाई अपना सारा का सारा सिक्रेशन जो है, जो कॉर्नर पर 3 इस प्रकार की संरचनाएं थी पोर्टल ट्रायड, उसमें 3 बातें थी, एक वेन थी, एक आर्टरी थी, और तीसरी जो थी जिसको आपने बोला था आंतरपिंडिकीय यकृत वाहिनी, ये बाइल जूस को इसमें डाल देंगी, आंतरपिंडिकीय यकृत वाहिनी। अब ये आंतरपिंडिकीय यकृत वाहिनियां जो हैं ये एक लोब्यूल के अंदर ही आपको इतनी दिख रही थी, 5-6 दिख रही थी पॉलीगोनल होने के कारण, तो ये बहुत सारी होंगी। तो अपने जानते हैं कि 2 पालियां होती हैं यकृत की, एक लेफ्ट होती है एक राइट होती है। तो जो लेफ्ट की सारी ये आंतरपिंडिकीय यकृत वाहिनियां हैं वो तो सारी की सारी इकट्ठी होकर लेफ्ट वाली जो हिपेटिक वाहिनी होंगी उसके अंदर अपना बाइल जूस डाल देंगी। जो राइट वाली है लोब, और राइट वाली लोब के अंदर जितनी भी ये आंतरपिंडिकीय यकृत वाहिनियां हैं वो राइट वाली हिपेटिक वाहिनी के अंदर, यकृत वाहिनी के अंदर अपना सिक्रेशन जो है वो बाइल जूस डाल देगी। तो मतलब ये आंतरपिंडिकीय यकृत वाहिनियां जो हैं वो जितनी भी हिपेटिक डक्ट की यकृत वाहिनी की शाखाएं हैं उनमें बाइल जूस डाल देंगी। और ये सारी की सारी शाखाएं मिलकर, चाहे वो दाएं भाग से आ रही है चाहे वो बाएं से आ रही है, अभी आपको डायग्राम में बताया था, तो वो बनाती हैं कॉमन हिपेटिक डक्ट, सामान्य यकृत वाहिनी। तो वो अपना स्राव सामान्य यकृत वाहिनी के अंदर डाल देंगी और वहाँ से वो चला जाएगा किसके अंदर, गॉल ब्लैडर या पित्ताशय के अंदर। ठीक है। इसको आप एक बार और समझिए डायग्राम से, जैसे आपने यहाँ पर ये डायग्राम किया था ये वाला, तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये अपनी जो दाईं यकृत पाली है इसकी ये बाईं, और इसके अंदर जो अभी अपने स्ट्रक्चर करके आए हैं वो वाली प्रेजेंट है। ठीक है। और हिपेटोसाइट्स ने यहाँ पर फॉर्मेशन की, उसने डाल दिया इसके किनारे पर जो संरचना है जिसको आंतरपिंडिकीय यकृत वाहिनी बोला। अब ये आंतरपिंडिकीय यकृत वाहिनी एक पाली के अंदर बहुत सारी होंगी, तो वो सारी की सारी मिलकर इस दाईं यकृत वाहिनी की में खुल जाएंगी आके, यानी इसकी जो शाखाएं होंगी उनमें खुल जाएंगी। तो सारा का सारा बाइल जूस जो है वो दाईं यकृत वाहिनी में आ गया। इसी प्रकार इधर से बाईं यकृत वाहिनी ले आएंगी और दोनों मिलकर जो है वो बनाती हैं कॉमन हिपेटिक डक्ट, और यहाँ से उसको स्टोर कर दिया जाएगा किसके अंदर, पित्ताशय के अंदर। ठीक है बच्चों। तो ये है यकृत की जो बाइल जूस की फॉर्मेशन और उसको स्टोर करना गॉल ब्लैडर के अंदर। तो इसको आप ये दोनों जो फ्लो चार्ट हैं इन दोनों को यहाँ से इजीली आपको पता लग जाएगा। साइनोसॉइड्स जो है वो केंद्रीय शिरा में, हिपेटिक वेन, और बाहर आकर इंफीरियर वेना कावा में, और हिपेटोसाइट्स जो है वो बाइल कैनेलिकुलाई, फिर आंतरपिंडिकीय यकृत वाहिनी, और वहाँ से जो यकृतीय वाहिनी की शाखाएं हैं उनमें, और फिर कॉमन हिपेटिक डक्ट यानी सामान्य यकृत वाहिनी से, और वहाँ से पित्ताशय में चला जाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो अपना है वो आपको बताया जैसे पोर्टल ट्रायड, जिसको अपने निवाहिका त्रिक कहा था। तो पोर्टल ट्रायड या निवाहिका त्रिक क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो यकृत पालिकाएं होती हैं, हिपेटिक लोब्यूल्स होती हैं, उनके कोनों पर क्या क्या प्रेजेंट होती है इकट्ठी। एक तो यकृत धमनी की शाखा होती है, एक यकृत निवाहिका शिरा की शाखा होती है, और साथ ही होती है आंतरपिंडिकीय यकृत वाहिनी, इसकी शाखाएं। ये तीनों मिलकर पोर्टल ट्रायड की फॉर्मेशन करती हैं, निवाहिका त्रिक का निर्माण करती हैं। ओके। तो अगर पूछ ले पोर्टल ट्रायड क्या है, तो ये तीनों संरचनाएं आपको पता होनी चाहिए जो निवाहिका त्रिक के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब है फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर के क्या क्या फंक्शन है भाई। सबसे पहला काम, लिवर का सबसे पहला काम जो मुख्य काम है वो है पित्त का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस। और पित्त के निर्माण से रिलेटेड आपको बातें बता दी है कि पित्त में पित्त वर्णक पाए जाते हैं, पित्त लवण पाए जाते हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जो है जब अपने संगठन करेंगे पित्तरस का तो वहाँ बात करेंगे पित्तरस के बारे में कि क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के बारे में मैंने आपको यहीं पर बता दिया है। ठीक है। याद रखना, निर्माण यकृत करता है बाइल जूस का, लेकिन स्टोर कहाँ पर किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है किसके अंदर, पित्ताशय के अंदर।
सेकंड काम जो है यकृत वो करता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है बच्चों? यकृत जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। देखो बच्चों, अगर मान लो आप खाना ज़्यादा खा रहे हैं अपने और काम उतना नहीं कर रहे, यानी कैलोरीज अपनी जो है उतनी बर्न नहीं कर रहे, तो अपने अंदर ग्लूकोज तो ज़्यादा जा रहा है ब्लड के अंदर, लेकिन अपने काम उतना नहीं कर रहे, तो फिर उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करके स्टोर करने का काम कौन करता है? लिवर करता है। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। तभी तो आपने ये थोड़ा ही है कि जब अपने काम करना है तभी खाना खाना पड़ता है, तो उस खाने के लिए जो वापस एनर्जी, आप 3, 4, 5 दिन खाने के बगैर भी रह सकते हो, क्योंकि उस कंडीशन में ये ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर हुआ पड़ा है अपने अंदर और उसको वापस से भी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जा सकता है ताकि अपने एनर्जी मिल सके। और उस प्रक्रिया को जब ग्लाइकोजन को अपने वापस ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करेगा लिवर, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया तो ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में कन्वर्ट किया तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है। अब अगली बात, अब मान लो आपने 10 दिन खाना नहीं खाया तो अपना ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया, ग्लूकोज तो अपने ले ही नहीं रहे तो ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया। तो अब फिर अपने अंदर स्टोर होते हैं अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्ल स्टोर होते हैं और फैटी एसिड, यानी प्रोटीन भोजन में जब लेते हैं अपने तो वहाँ से अमीनो एसिड बनते हैं, अमीनो अम्ल, और जो फैट होती है हमारे अंदर वो स्टोर होती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म के अंदर। तो ये फैटी एसिड और अमीनो एसिड टूटते हैं फिर, और इन फैटी एसिड और अमीनो एसिड से ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है हमारा लिवर हमारे लिए, और उस प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये तीनों अपने को पता होने चाहिए और तीनों ही काम जो है वो कौन करता है? लिवर करता है। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट काम वसा संग्रह, ये बताया था फैट स्टोर सेल्स प्रेजेंट होती हैं तो वसा को स्टोर करता है ये। उसके बाद ये भ्रूणीय अवस्था में जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तो उस समय ये आरबीसी की फॉर्मेशन करता है लिवर, ये याद रखना। नेक्स्ट जो फंक्शन है इसका वो है फॉर्मेशन ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन क्या होता है कि अपने जानते हैं कि जब अपने को चोट लगती है तो बाहर रक्त का थक्का बन जाता है, तो रक्त में ऐसे कुछ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, उनकी फॉर्मेशन भी लिवर ही करता है, वो अपने आगे अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन कहीं रक्त हमारी रुधिर वाहिनियों के अंदर ना जम जाए, उसका वहाँ पर क्लॉट ना बन जाए, तो इसलिए हमारे रक्त में पाया जाता है ये हिपेरिन, और हिपेरिन का निर्माण करता है लिवर। और ये हिपेरिन रुधिर वाहिनियों में रक्त को नहीं जमने देता, यानी ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होने देता। ठीक है। नेक्स्ट अगला जो काम है ये प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन, ये प्रोटीन्स हैं जिनकी ये फॉर्मेशन करता है, और ये संबंधित हैं किससे? रक्त का थक्का बनाने से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट विटामिन ए का निर्माण करता है लिवर, उसको स्टोर भी करता है। विटामिन डी व विटामिन B12 का भी ये स्टोर करता है। मृत आरबीसी का भक्षण ये कुफुर सेल्स करती हैं, ये पीछे कर ही चुके हैं अपने। फिर ये यूरिया निर्माण, ऑर्निथीन साइकिल चलता है लिवर के अंदर, जिसके द्वारा फॉर्मेशन की जाती है किसकी? यूरिया की। तो ये यूरिया का निर्माण से संबंधित काम करता है। उसके बाद निराविषीकरण, डिटॉक्सिफिकेशन। निराविषीकरण का मतलब होता है विषैले पदार्थों को बिना विष वाले पदार्थों में बदलना। तो हमारे शरीर में जो बॉडी में कुछ उपापचयी क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं, तो उसके द्वारा कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं, और उन हानिकारक पदार्थों में से एक है प्रूसिक एसिड, और ये प्रूसिक एसिड हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। हमारा लिवर इसको पोटेशियम सल्फोसाइनाइड, जो हानि रहित पदार्थ है, उसके अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये कुछ 12-13 फंक्शन है लिवर के जो अपने को पता होने चाहिए। ओके बच्चों। अब लास्ट जो पाचक ग्रंथि है हमारी बची वो है अग्नाशय या पेनक्रियाज। देखिए अग्नाशय पेनक्रियाज क्या है? ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। एक तो सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि जो है वो तो है यकृत, लिवर अपना, और दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि पूछ रहे तो वो कौन है? अग्नाशय है। ये ग्रंथि मिश्रित प्रकार की होती है। मिश्रित का मतलब ये है कि ग्रंथियाँ 2 प्रकार की होती है अपने स्त्राव के आधार पर, एक बहिस्त्रावी और दूसरी अंतःस्त्रावी। बहिस्त्रावी ग्रंथियाँ उनको कहा जाता है जो अपने सीक्रेशन को, जो अपने स्त्राव को वाहिनियों के अंदर छोड़ती हैं, डक्ट के अंदर छोड़ती हैं, और इनके जो मुख्यतः स्त्राव हैं वो एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। और अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ वो होती हैं जो अपने स्त्राव को सीधे
रक्त में छोड़ती हैं और ये इनके स्राव जो हैं वो मुख्यतः हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के सिक्रेशन करती हैं, यानी ये एंजाइम भी सिक्रिएट करती हैं बहिस्रावी के रूप में और हार्मोन भी अंतःस्रावी के रूप में। ठीक है, तो इनमें दो प्रकार के कोशिका समूह पाए जाते हैं, सेल के ग्रुप पाए जाते हैं। एक होता है ग्रुप ऑफ एसिनाई या एसिनाई बोलते हैं उसको, और सेकंड होता है लैंगरहंस की द्वीपिकाएं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस। इसको अपने डायग्राम से भी देखेंगे क्या क्या खास है इनके बारे में। एसिनाई जो पार्ट होता है ये संपूर्ण ग्रंथि का लगभग 98% भाग बनाता है, यानी मैक्सिमम पार्ट जो है पेनक्रियाज का वो एसिनाई होता है। ठीक है, इसका काम होता है अग्नाशयी रस का निर्माण करना। अपने पिछली वीडियो में देखा था कि अग्नाशयी रस जो है वो ड्यूडेनम में प्रवेश करता है, तो बहुत सारे उसमें एंजाइम्स हैं जो अपने पाचन की क्रियाविधि पढ़ेंगे तब वहाँ पर आएंगे। तो अग्नाशयी रस का निर्माण करने का काम किसका है? एसिनाई का है। ये बहिस्रावी कार्य करता है। बहिस्रावी का मतलब ये है कि ये जो अग्नाशयी रस है, आपने देखा था वहाँ पर कि ये अग्नाशय वाहिनी इसको लेके जाती है, रक्त में नहीं छोड़ा जाता। तो ये काम कौन सा हुआ? अग्नाशय ग्रंथि का बहिस्रावी कार्य हुआ। ठीक है बच्चों, अब अगला जो है वो है लैंगरहंस की द्वीपिकाएं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस। देखो, ये संपूर्ण ग्रंथि का 2% भाग बनाती है, ये वाला भाग। इसका काम होता है अंतःस्रावी, मतलब ये अपने सिक्रिएशन को कहाँ छोड़ेंगी? ब्लड के अंदर छोड़ेंगी। ठीक है, ये 3 प्रकार की सेल से बनी होती है। कुछ बुक्स में 4 प्रकार, वैसे डिटेल में देखें तो 4 प्रकार ही होते हैं। इसका 3 तो अपने लिखे हुए हैं, अल्फा, बीटा और गामा या डेल्टा बोलते हैं। एक और होता है पीपी सेल्स कहा जाता है उसको, तो अपने ना ही तो सिलेबस में दिया हुआ है और ना ही इतना पढ़ने की जरूरत है, फिर भी मैं आपको लास्ट में ये पीपी सेल्स के बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो अपने याद रखना है कि इसमें 3 प्रकार की सेल से ये मिलकर बना होता है। ये वाला भाग जो है कौन कौन सी? सबसे पहला अल्फा सेल्स, ये कुल जो भाग है, कुल भाग का मतलब है जो लैंगरहंस की द्वीपिकाओं का कुल भाग है उसका 25% भाग जो है ये कोशिकाएं होती हैं। और अल्फा सेल्स जो हैं ये ग्लूकेगोन हार्मोन का स्राव करती हैं। ग्लूकेगोन हार्मोन क्या करता है? ये हमारे रक्त में ग्लाइकोजन जो होती है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए लिवर को उत्तेजित करता है, यानी लिवर जो है वो ग्लाइकोजन को किस में बदलेगा? ग्लूकोज में। और उसको इस काम के लिए कौन उत्तेजित कर रहा है? ग्लूकेगोन हार्मोन। यानी ये हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, सेकंड। दूसरा जो है वो है बीटा सेल्स, सेकंड टाइप की सेल्स। ये कुल लैंगरहंस की द्वीपिकाओं की जो कोशिकाएं हैं उसका 60% होती हैं। ये इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं, बीटा सेल्स जो हैं। और इंसुलिन का आप काम जानते हो सभी, ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का नियमन करता है, यानी कि बढ़ी हुई ग्लूकोज की मात्रा को कम करने का काम करता है। और ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के एंटी हैं, लेकिन ये इनका संतुलित मात्रा में काम करना जरूरी है कि ये मात्रा को बढ़ाता रहे और इतना ही बढ़ाए कि ज़्यादा ना हो जाए। और बढ़ी हुई मात्रा अगर होती है तो उसको कम करने का काम कौन कर रहा है? इंसुलिन कर रहा है। ठीक है बच्चों, तीसरी जो सेल्स होती हैं वो होती हैं, इनको कहा जाता है गामा या डेल्टा सेल्स। ये कुल लैंगरहंस की द्वीपिकाओं का 10% होती हैं। ये 3 तरह के हार्मोन भी लिखे होते हैं कुछ बुक्स में। एक और दिया होता है गैस्ट्रिन, और गैस्ट्रिन का काम जो है वो ये जठर रस वगैरह को, अग्नाशयी रस वगैरह को सिक्रिएट कराने में हेल्प करना होता है। 2 अपने को मेन यहाँ पर याद रखने, एक सोमेटोस्टेनिन और एक सीरोटोनिन। ठीक है, सीरोटोनिन जो है इसको मूड हार्मोन भी कहा जाता है, ये बताया था। सोमेटोस्टेनिन जो है वो तो जो रक्तवाहिनियाँ होती हैं हमारी उनको रिलैक्सेशन का काम करता है, शिथिल करने का काम करता है, जबकि सीरोटोनिन जो है वो उनको संकुचित करवाने का काम करता है। साथ ही साथ सोमेटोस्टेनिन जो है इन दोनों के सिक्रिएशन पर भी कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो ये जब हार्मोन्स वाला चैप्टर करेंगे अपने 29 नंबर चैप्टर, तो वहाँ पर अपने इनको डिटेल में और देख लेंगे। फोर्थ जो बताया पीपी सेल्स जो होती हैं, पीपी सेल्स इन सभी जो हार्मोन्स हैं इनका नियमन करती है। इनको सही मात्रा में जो सिक्रिएशन है करवाने का, सिक्रिएट करवाने का काम पीपी सेल्स से यहाँ पर एक प्रेजेंट होती हैं। तो लेकिन अपने यहाँ ये 3 ही आप याद रख लोगे तो सफिशिएंट है। ओके बच्चों, तो ये था पेनक्रियाज के बारे में, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। ठीक है, अब इसको डायग्राम के थ्रू देख लीजिए आप। ये अग्नाशय ग्रंथि बनी हुई है नीचे, जिसका एक सेक्शन काटा गया है। ये अग्नाशय ग्रंथि और यहाँ से सेक्शन काट के उसको बड़ा दिखाया गया है। ये वाली जो कोशिकाएं दिख रही हैं आपको बॉर्डर पर, ये जो ग्रुप्स दिख रहे हैं इनको कहा जाता है एसिनाई। और तभी आपको संख्या में भी ज़्यादा दिख रही हैं, तभी अपने बोला था कि 98% भाग जो है वो ये बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ रक्त कोशिकाएं, ग्रंथि है, अंग है एक तरह का, तो इसमें रक्त कोशिकाएं पाई जाएंगी।
तो इनको पेनक्रियाटिक एसिनाई या अग्नाशयी एसिनाई कहा जाता है, ये बता ही दिया। और बीच में 2% भाग ये जो दिख रहा है आपको, ये होता है लैंगरहंस की द्वीपिकाएँ, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस। और इसमें आपको ये डायग्राम में 3 तरह की कोशिकाएं मिलेंगी। ये जो पर्पल कलर में दिख रही हैं ये डेल्टा सेल्स हैं, ठीक है। ये जो ब्लू कलर में दिख रही हैं अपने को ये अल्फ़ा सेल्स लिखी हुई हैं, और ये थोड़ा लाइट कलर जो है इसमें ये है बीटा सेल्स। तो ये 3 तरह की सेल्स हैं इसके अंदर। एक और भी यहाँ पर बनी होती है थोड़ी, उसको रेड कलर में चाहे आप ड्रॉ कर देना, डायग्राम बनाना चाहो तो उसमें लिख देना पीपी सेल्स, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है अपने लिए। तो ये 4 तरह की या 3 तरह की सेल्स अपने को यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। ये वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, लिवर के दोनों डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं, लाल ग्रंथियों वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ अपना कंप्लीट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में जितना भी बात थी। अब अपना जो टॉपिक बचा है इस चैप्टर में वो बचा है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, पाचन और अवशोषण की क्रियाविधि, और कुछ जो है वो डाइजेशन से रिलेटेड अपने डिजीज़ वगैरह पढ़नी है, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग वगैरह दिए हुए हैं अपने थोड़े, तो उनको अपने मैक्सिमम 2 वीडियो के अंदर ये चैप्टर जो है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए